हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए गए टॉपिक का ही एक इलेबोरेट वर्जन है, एक एक्सटेंशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पार्ट 3 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री के बारे में। यदि आप एक बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इस सेमेस्टर से रिलेटेड मैं काफी सारी वीडियोस कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट्स आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ते हैं और उसके अंदर मेम्ब्रेन एसिमेट्री से रिलेटेड भी टॉपिक आता है। और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में इसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के साथ साथ मेम्ब्रेन की एसिमेट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग आगे चल करके CSIR-NET लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, या DBT JRF एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, या ICMR की प्रिपरेशन करेंगे, या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको MSc एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, या आप लोग PGT एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन एसिमेट्री से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन CSIR-NET लाइफ साइंस के अंदर पूछे जाते हैं, या DBT JRF के अंदर भी पूछे गए हैं। राइट, तो इनसे रिलेटेड जो बेसिक्स रहता है वो मैं कवर कर चुका हूं और आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि जो मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, वो एसिमेट्रिकल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेम्ब्रेन एसिमेट्री का मतलब क्या है, आप क्या दर्शाना चाहते हैं। देखिए, क्या है कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 लेयर हमें प्रेजेंट रहते हैं, बाई लेयर होता है ये। तो इसमें जो लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दोनों लिफलेट में इक्वल नहीं होता है। हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक अपर लिफलेट होता है, एक लोअर लिफलेट होता है, या एक को हम बोल सकते हैं नॉन साइटोसोलिक, एक होते हैं साइटोसोलिक, या आउटर लेयर या इनर लेयर भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इनकी, जिससे भी आप लोग समझना चाहें समझ सकते हैं। देखो, ध्यान रखना, साइंस के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत इजी रहती है, जिसकी मदद से आपको समझना आसान है, आप उसी को फॉलो करें। ठीक है, जैसे मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आउटर लिफलेट और नीचे डिस्कस मैं कर रहा हूं इनर लिफलेट। इनर लिफलेट जो होता है वो साइटोसोल के टच में होता है, इसलिए इसे हम साइटोसोलिक पोर्शन भी बोलते हैं। तो आउटर और इनर लिफलेट के अंदर जो फॉस्फोलिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है। हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल, ये सब इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इनका जो परसेंटेज रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आउटर लिफलेट और इनर लिफलेट में डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। उसी को हम डिस्कस करेंगे और इसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर होते हैं, वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको नोट डाउन करना है, the plasma membrane is an asymmetrical structure due to asymmetrical distribution of both lipid and proteins। हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है asymmetrical structure होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन का asymmetrical हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन इट्स 2 लेयर, दोनों लेयर में, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर, जिसे हम आउटर और इनर लिफलेट भी बोलते हैं। दिस लीड्स टू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एसिमेट्री। स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग ध्यान रखें, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स का जो एसिमेट्रिकल हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, जिसे मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे, या आगे चलकर जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ये कैसे हेल्प करती है, डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग में कैसे ये पार्टिसिपेट करती है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रोटीन एसिमेट्री। हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में ये 3 प्रकार के कंपोनेंट से मेजरली बना रहता है। नंबर फर्स्ट प्रोटीन, नंबर सेकंड लिपिड, नंबर थर्ड कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन की एसिमेट्री के बारे में। ठीक है, इसमें आप लोग लिखेंगे द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर और इनर लेयर होती है, डू नॉट कंटेन सेम टाइप्स और इक्वल अमाउंट ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन। इनमें जो पेरिफेरल प्रोटीन का अमाउंट रहता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। यानी आउटर लिफलेट में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन का जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो कम हो और इनर लिफलेट में ज्यादा हो, या फिर इनर लिफलेट में कम हो, आउटर लिफलेट में ज्यादा हो। राइट, इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे, दीज आर मोस्ट न्यूमरस ऑन
पी फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप देखें इनका अमाउंट ज्यादातर कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्मिक साइड में। ठीक है, ये जो पी फेज है इसका मतलब है प्रोटोप्लाज्मिक फेज, यानी इनर लीफलेट में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सोल्यूबल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, यानी जो इंटीग्रल प्रोटीन की सोल्यूबल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है आर प्रेजेंट इन इनर साइटोप्लाज्मिक फेज, वो जो है इनर लीफलेट में प्रेजेंट रहती है। इनर जो साइटोप्लाज्मिक फेज होता है उसमें ज्यादातर ये प्रेजेंट रहती है। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मोइटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी प्रोटीन से कोई कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्रोजेक्ट आउट द एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लिफलेट में एक्सोप्लाज्मिक फेज में पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डालेंगे लिपिड एसिमेट्री के बारे में। अभी तक हमने प्रोटीन के एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, अब हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स की एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इसमें बेसिकली ये जो 5 आपको लिपिड्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा कि इन 5 फॉस्फोलिपिड में से आपको यह देखना होगा कि किसका अमाउंट आउटर लीफलेट में ज्यादा है और किसका अमाउंट इनर लीफलेट में ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 1 के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन के बारे में हमने डिस्कस किया था फर्दर कि इसमें इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, उनके फंक्शन के बारे में सब कुछ कवर कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लिपिड्स के बारे में, क्योंकि हम यहां पर लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर रहा हूं चीजों को ताकि आपको याद आ जाए। लिपिड्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 3 टाइप्स की लिपिड्स पाई जाती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरोल्स। हमने देखा था कि एनिमल सेल के अंदर जो स्टीरोल होता है वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होता है, प्लांट सेल के अंदर जो है स्टिग्मा स्टीरोल के अंदर, और हमने देखा फंजाई के अंदर आर्गेस्ट्रोल के फॉर्म में होता है। वहीं हमने देखा था कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं फर्दर वो जो है 2 पार्ट्स में उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फॉस्फोलिपिड्स थे जो कि ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव थे, कुछ ऐसे फॉस्फोलिपिड थे जो कि स्फिंगोसिन के डेरिवेटिव थे, और ये दोनों डिफरेंट टाइप के अल्कोहल होते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड के स्टूडेंट्स हमने स्ट्रक्चर को भी देखा था, हमने आपको दिखाया था कि कैसे फॉस्फोलिपिड के अंदर एक हेड ग्रुप होता है और उसमें 2 जो है टेल प्रेजेंट रहती है। हेड ग्रुप जो है वो पोलर नेचर का होता है, और उस पोलर नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक तो होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा उस फॉस्फेट ग्रुप से कौन सा अल्कोहल अटैच है, वो फॉस्फोटिडाइल कॉलिन तो नहीं है, वो सेरीन तो नहीं है, यानी कि जो भी ग्रुप अटैच होगा वो उसकी पोलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो या तो उसकी पोलैरिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसके अंदर फॉस्फोटिडाइल कॉलिन, फॉस्फोटिडाइल सेरीन, फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन, फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल होते हैं। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके बारे में एग्जाम पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं ये बेसिकली स्फिंगोसिन के डेरिवेटिव होते हैं। इसके अंदर जो हाई अमाउंट में पाया जाता है इसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो इसी के हमें डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। तो फाइनली स्टूडेंट्स इतना सब कुछ समझने के बाद, इतना सब कुछ रिवाइज करने के बाद अपने पॉइंट पे आते हैं। ये जो 5 प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसी के डिस्ट्रीब्यूशन को हमें देखना है कि कितनी मात्रा में कौन सा जो फॉस्फोलिपिड है वो आउटर लीफलेट में है और कौन सा इनर लीफलेट में है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आप लोग लिखेंगे फॉस्फोटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड और इनर हाफ ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी कि हमने क्या देखा कि जो फॉस्फोटिडाइल सेरीन होता है और फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट में। ठीक है, जो साइटोसोलिक फेज होता है वहां पर इसका अमाउंट ज्यादा होता है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ये इसी ग्राफ को समझाने के लिए बनाया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लेयर आपको दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है। ठीक है, यानी जैसे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल का यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये नॉन साइटोसोलिक पार्ट होगा। यानी ये जो आप 2 लोग ऊपर का जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये आउटर लेयर होगी और ये इनर लेयर होगी और ये साइटोसोलिक फेज होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन, अगर आप देखें तो इसका जो अमाउंट है वो इनर लेयर में आपको ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। कितना दिखाई पड़ रहा है आप लोग यहां पर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को देख सकते हैं। इसके बाद जो फॉस्फोटिडाइल कॉलिन होता है
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर लीफलेट में ज्यादा पाया जाता है। उसकी जो मात्रा होती है वो आउटर लीफलेट में ज्यादा होती है। इसके बाद आप ध्यान से देखें, जो स्टिंगोमाइलिन होता है वो भी आउटर लीफलेट में ज्यादा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नीचे आप देखेंगे जो फॉस्फोटिडाइल सेरीन होता है वो इनर लीफलेट में ज्यादा प्रेजेंट रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में लगभग ना के बराबर होता है, बहुत ही कम। इसके अलावा स्टूडेंट्स फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटोल की बात करें तो इनर लीफलेट के अंदर ये जो है ज्यादा होता है और आउटर लीफलेट में बहुत ही कम। तो इस डायग्राम की मदद से स्टूडेंट्स आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो किस प्रकार से है इनर और आउटर लीफलेट के अंदर। और इसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये जो आपको एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है फॉस्फोलिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये जस्ट यूं ही नहीं है, ये कैजुअली नहीं है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं, काफी सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रीजन है जिसके बेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ स्टूडेंट हम इस चीज को समझते हैं। जनरली जब आप एक नॉर्मल सेल कंसीडर करते हो तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर लीफलेट होता है उसमें फॉस्फोटिडाइल सेरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन सोचिए जरा, अगर वो फॉस्फोटिडाइल मॉलिक्यूल फ्लिप मूवमेंट के थ्रू जो है वो पहुंच जाता है बाहर की तरफ यानी आउटर लीफलेट में, तो एक नई सिग्नलिंग चलती है। उस सिग्नलिंग का नाम है ईट मी सिग्नलिंग, जिसकी वजह से मैक्रोफेज आकर के उस सेल से बाइंड करेगा और उस सेल की डेथ हो जाएगी, यानी एपोप्टोप्सिस का वो सिग्नल होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ये जो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आज हमें देखने को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये डिफरेंट टाइप की जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए है, राइट। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।